हेलो दोस्तों, माय नेम इज देव सर। वेलकम। ये हमारा सॉल्यूशन द्रावण चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जितना भी लेक्चर्स होता है उसके बाद आपकी प्रिपरेशन के लिए डेली प्रैक्टिस शीट होती है, मटेरियल होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। सभी चीजें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो गुडसेट बैच का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। आपको वो लिंक ज्वाइन करनी है। उसके अंदर आपको गुडसेट की एग्जाम की डेट्स, उसका टाइम टेबल, उसके लिए आपको फॉर्म कहाँ से भरना है उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बाद इवन जब नीट जेईई आएगी तो उन एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन, बोर्ड एग्जाम की इंफॉर्मेशन, आपके सभी वीडियो लेक्चर्स की लिंक, आपकी मटेरियल जो जिसमें से आपको रीड करना है, नोट्स है आपकी, उसके बाद ये वाली नोट्स जो मैं बनाता हूं, आपकी प्रैक्टिस शीट्स, सभी चीजें उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए जल्दी से जाओ, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आपको क्या करना है वो लिंक फॉलो कर लेनी। बराबर। चलिए, तो मोबाइल कर लेते हैं साइलेंट और करते हैं लेक्चर की शुरुआत। हमारा चैप्टर चल रहा है द्रावणों, सॉल्यूशंस। बराबर। हम अब तक कंसंट्रेशन टर्म्स देख चुके हैं। बराबर। सांद्रता अवयव जो ही चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब हम आते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर, हेनरीनो नियम। देखो बेटा, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि गुडसेट में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको डेरिवेशन तो 3 मार्क में पूछने वाले हैं नहीं, तो हम यहां पर डेरिवेशन करने वाले भी हैं। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग। बराबर। फोकस। हेनरी क्या कहता है? हेनरी कहता है मान लो मेरे पास एक लिक्विड है। क्या है मेरे पास? एक लिक्विड, प्रवाही। कहता है मुझे उसके अंदर गैस डिसॉल्व करना है। ऊपर मान लो यहां पर गैस मौजूद है। बराबर। कहता है मैं मुझे इसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है। हाँ भाई, डिसॉल्व हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मान लो मैं यहां पर प्रेशर बढ़ाने की शुरुआत करता हूं। P1 जितना प्रेशर दे रहा हूं पहले, तो गैस धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड के अंदर। फिर उस प्रेशर को और बढ़ाया, P2 जितना प्रेशर ऐड कर दिया, तो गैस और डिसॉल्व होगा। मान लो और प्रेशर बढ़ाया, P3 जितना प्रेशर कर दिया, तो गैस और डिसॉल्व होगा। तो उसका मतलब ये हुआ गैस पर प्रेशर की इफेक्ट पड़ती है। आप जितना प्रेशर बढ़ाते हो उतना ही वो गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है। तो हेनरी ने एक नियम बनाया। क्या कहता है वो कहता है कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन अ सॉल्यूशन is always proportional to the partial to the mole fraction of that gas in solution। गुजराती में भी लिख देता हूं, फिर समझा देता हूं। द्रव्य वायुનું आंशिक दबाण એ તેના દ્રાવણમાં મોલ અંશને સમપ્રમાણમાં હોય છે।
समझे इसको? बहुत सिंपल है। प्रेशर बढ़ाओ तो गैस का सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्यूशन होगा और गैस का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। प्रेशर कम करो तो गैस बाहर निकलेगा, सॉल्यूशन से कम हो जाएगा, मतलब कि उसका मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर है बराबर, वो सॉल्यूशन के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल। अब समझते हैं। मान लो यहां CO2 जो है वो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, O2 कम प्रेशर लगा रहा है। तो CO2 अगर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा? CO2। O2 अगर कम प्रेशर लगा रहा है तो कम डिसॉल्व कौन होगा? O2। जिसका जितना प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी चीज है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हटा दे, KH लग जाए। KH क्या है बेटा? हेनरी का कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट बराबर। अलग अलग लिक्विड के लिए, अलग अलग गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे भी हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो आपको एक भी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं रखनी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल है, मैं बताता हूँ क्या है इंपॉर्टेंट बात। टेम्परेचर यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रेशर के साथ, क्योंकि हमें एक चीज पता है, गैस जो होते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जब गैस के पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बेटा क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी। गैस मूव करना चालू करते हैं और लिक्विड सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम। उसको थोड़ा सा समझेंगे। एक रूल याद रखना है, if you increase temperature, value of KH will also increase and mole fraction will decrease। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सीधी सी बात है, अगर मुझे X चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? P/KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, व्यस्त प्रमाण में, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा वैसे। If I decrease the temperature, value of KH will also decrease and value of X will increase। बराबर, सिंपल सी बात है। चलो MCQ करते। ओहो आ गया, टेम्परेचर बढ़ाया KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी में क्या देखने को मिलेगा बेटा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। अभी अभी तो पढ़ा कि जब टेम्परेचर और KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। दूसरा, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH में क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। चेंज टेम्परेचर करने पर कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कम हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज। यस, टेम्परेचर बढ़ाओगे KH बढ़ेगा, बात खत्म। इजी पीजी, हेनरीज लॉ बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, हेनरीज लॉ के थोड़े से एग्जाम्पल्स याद रख लेते हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। पहला, कोका कोला या सोडा। सोडा हेनरी का लॉ फॉलो करता है। कैसे? सिंपल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है। कैसे डिसॉल्व करते हैं? गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितना प्रेशर ज्यादा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड सोडा के अंदर डिसॉल्व होगा। अब जैसे हम बॉटल खोलते हैं सोडा की, करके आवाज आता है, वो क्या है? गैस लीक हो रहा है। जैसे ही आपने बॉटल खोली, जो प्रेशर लगा के बंद की थी बॉटल, सारा प्रेशर हट गया। जैसे ही प्रेशर हट गया, सॉल्यूशन के अंदर से प्रेशर कम होने पर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरी चीज, सोडा को ठंडे फ्रिज में स्टोर करते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम सॉल्युबिलिटी ज्यादा। गर्मी में रखोगे तो टेम्परेचर ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, बराबर। दूसरा बेटा, बेंड्स नाम की एक बीमारी होती है। जो लोग स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पानी के अंदर बहुत डीप तक जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की वो बॉटल सब लगा के जाते हैं। सिर्फ उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन हीलियम सब होता है। अब क्या होगा कि जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। जब प्रेशर बढ़ेगा
तो सारे गैसेस जो है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम वापस ऊपर आएंगे, पानी का प्रेशर हटेगा, पानी का प्रेशर हटेगा, प्रेशर कम, सॉल्युबिलिटी कम, जो गैस डिसॉल्व हुए थे उसमें से कुछ गैस वापस बबल्स बनाकर बाहर निकलेंगे, हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण पेन होता है, बहुत ही एक्सट्रीम पेन होता है। उस बीमारी को बैंड्स कहते हैं। तीसरा एनॉक्सिया या इनॉक्सिया, जो बीमारी है, क्या होता है, पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, वहां से ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, ऑक्सीजन ब्लड में कम डिसॉल्व होगा, दिमाग तक कम पहुंचेगा, चक्कर आते हैं, सिर दर्द करता है, बराबर बेचैनी फील होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको एनॉक्सिया कहते हैं। ये सारे हेनरी के रूल को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा, एक लिक्विड ले लो, ले लिया सर लिक्विड, उसको बॉईल करो, इधर आग लगा देते नीचे, लगा दी सर आग, आग लगाने पर क्या ये वेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा सर। अगर वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो यही तो है वेपर प्रेशर। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जो प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर लगता है, वेपर हर जगह प्रेशर लगाती है बेटा, हर डायरेक्शन में वेपर प्रेशर लगाएगी। तो लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होने के बाद, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद, वेपर का लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ लिक्विड पर, बराबर। जो इजीली वेपराइज होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जो धीरे धीरे वेपराइज होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो नेचर हो गया वो, जैसे डाई मिथाइल ईथर फटाफट वेपराइज होता है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। इथाइल अल्कोहल, उसको वेपराइज इजीली नहीं होता उतने कंपैरेटिवली, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। दूसरा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, और अगर वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होगा, बराबर। गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। बाष्प दबाण, वेपर प्रेशर मतलब बेटा बाष्प दबाण। एक प्रवाही લઈ લો અને ગરમ કરો તો બાષ્પ બનશે, એ બાષ્પ એ જ પ્રવાહી ઉપર જે દબાણ લગાવે ને બાષ્પ દબાણ કહેવાય। તાપમાન વધારશો તો બાષ્પ દબાણ વધશે, તાપમાન ઓછું બાષ્પ દબાણ ઓછું, बराबर। चलो अब राउल्ट का लॉ पढ़ते हैं। राउल्ट भाई ने क्या बोला, सुनना ध्यान से। राउल्ट भाई ने बोला तुम दो लिक्विड ले लो, एक ए एक बी, ए का वेपर प्रेशर पीए नॉट, बी का वेपर प्रेशर पीबी नॉट। एक नु बाष्प दबाण पीए नॉट, बीजा नु बाष्प दबाण पीबी नॉट। ओके, फिर क्या बोला उसने, बोला दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स ए प्लस बी। अब इधर टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर होता है बेटा पीटी, कुल बाष्प दबाण। पीटी मतलब कुल बाष्प दबाण, वो होता है इसके अंदर ए का वेपर प्रेशर पीए, इसके अंदर वेपर प्रेशर पीबी, उसका टोटल पीए प्लस पीबी है। पर एक चीज याद रखना, एक रूल याद रखना है, प्योर फॉर्म वाला वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है सॉल्यूशन से। शुद्ध द्रावक नु बाष्प दबाण द्रावण करता हमेशा વધુ હોય છે। शुद्ध द्राव्यનું बाष्प दबाण पण द्रावण करता हमेशा વધુ હોય છે। प्योर फॉर्म वालों का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन वाले के वेपर प्रेशर से ज्यादा रहता है। तो सीधा, तो मतलब पीए नॉट इज नॉट इक्वल टू पीए। तो क्या किया जाए, तरीका है पीटी ढूंढने का, पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये तो पता है हमें। बट व्हाट इज पीए एंड व्हाट इज पीबी तो बताता हूं मैं।
PA इक्वल टू PA इज प्रोपोर्शनल टू XA। हेनरी ने बोला प्रेशर ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा। हेनरी ने क्या बोला? दबाण वधारशो तो मोल अंश વધશે। हेनरी ने जो बोला वही फॉलो करना है। प्रोपोर्शन हटाएंगे, अभी हेनरीज कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट मिलेगा आपने यहां से PA नॉट, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, PB इक्वल टू PB नॉट XB। तो अब PA की जगह क्या लिख सकते हैं? PA नॉट इंटू XA। PB की जगह क्या लिख सकते हैं? PB नॉट। बन गया फॉर्मूला। ग्राफ पढ़ लेते हैं भाई, ग्राफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मान लो पहले मैंने सिर्फ सॉल्वेंट रखा, उसका मोल फ्रैक्शन 1, सॉल्यूट डाला ही नहीं है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0। तो जितना भी वेपर जनरेट होगा सारा सॉल्वेंट का जनरेट होगा, द्रावक नहीं वेपर जनरेट थसे छोकरा हो, तो फिर उसका PA नॉट यहां पर मौजूद है। फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे, अभी ये तो 0 होगा PB नॉट, अभी तो 0 होगा बराबर। धीरे धीरे मैं क्या करूंगा? सॉल्यूट ऐड करूंगा, द्राव्य उमेरीशु। धीरे धीरे सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। कहां तक हो जाएगा? तो जब इतना सारा सॉल्यूट ऐड कर देंगे कि XB 1 हो जाए और XA नियर इक्वल टू 0 हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट 1, वेपर प्रेशर यहां पर मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहे 1 से 0 की तरफ, तो बाष्प दबाण वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर PT टू PA प्लस PB। ये PB का ग्राफ है, ये PA का ग्राफ। बोलो आ गया समझ में? चलो अब क्या सीन है, सुनना ध्यान से, ठीक है? बहुत बड़ा सीन है। लोचा हो गया, लोचा सुनना, क्या लोचा हो गया? राउल्ट ने ऐसे नियम दे दिया कि 2 लिक्विड को मिक्स करो, नया लिक्विड बनेगा, उसका वेपर प्रेशर उसी के अंदर लिक्विड A और B के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। सब उसने बोल दिया, टोटल वेपर प्रेशर इतना होता है। हाँ एक और चीज उसने बोली, क्या बोला उसने? अगर आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बाष्प अवस्था में मोल अंश, उसका फॉर्मूला है YA इक्वल टू PA प्लस PT एंड YB इक्वल टू PB प्लस PT। समझ में आ गया? क्लियर है? सिंपल सी बात है। चलिए PA PB यहां से मिल जाएगा, PT यहां से मिल जाएगा, तुमको YA और YB मिल जाएगा। जब यूज करेंगे सिखा दूंगा कैसे यूज। चलिए अब हाँ सीन क्या हुआ? राउल्ट ने गलती जब आप 2 लिक्विड को मिक्स करते हो तो उनके बीच के अट्रैक्शन में एमना वच्चे ना आकर्षण में डिफरेंस पैदा होता है बेटा। अट्रैक्शन सेम नहीं रहता है, आकर्षण सेम रहतु। क्या किया जाए? पता तो क्या किया? तो राउल्ट ने बोला सुनो, हम 2 लिक्विड को मिक्स करेंगे। लिक्विड A, उसके बीच में अट्रैक्शन आकर्षण लगता है AA। लिक्विड B, जिसके बीच में अट्रैक्शन आकर्षण लगता है BB। और सॉल्यूशन बनाने के बाद A और B मिक्स हो जाएंगे तो उनके बीच में आकर्षण अट्रैक्शन लगेगा AB। अगर तीनों केस में अट्रैक्शन सेम है, तीनों केस में अगर अट्रैक्शन सेम है तो मतलब कि राउल्ट का लॉ फॉलो होगा, PT इक्वल टू PA प्लस PB। राउल्ट का लॉ कैसा हो रहा है? फॉलो हो रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को बेटा आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन में एंथैल्पी का चेंज डेल्टा H 0 होता है, वॉल्यूम का चेंज डेल्टा V भी 0 होता है। ग्राफ यहां पर एग्जांपल्स है इतने सारे, जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है सारे आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन होना चाहिए यहां पर।
क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कितने सारे आइडियल सॉल्यूशन। और ये ग्राफ फॉलो होगा बिल्कुल राउल्ट का। अब सुनना, केस में चेंजेस लाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि हमने सॉल्यूशन बना लिया। क्या बना लिया बेटा? सॉल्यूशन। लेकिन एक दिक्कत होगी, सॉल्यूशन बनाने के बाद ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कैसा हो जाता है? कम। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर ज्यादा बनेगी, और अगर वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कैसा जनरेट होगा? ज्यादा। तो अब वॉल्यूम का चेंज कैसा मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो। एंथैल्पी का चेंज कैसा मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो। इसे कहते हैं राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। और ये है पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, ये सारे एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के, जिसमें सॉल्यूशन बनाने के बाद अट्रैक्शन कम, वेपर ज्यादा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा। राउल्ट के लॉ से जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर मिलता है। बोलो, नया बनाते हैं, ए बी बी को वापस से मिक्स करेंगे, ए बी बनेगा, लेकिन इस बार अट्रैक्शन बढ़ गया, पार्टिकल्स पास आएंगे, एक दूसरे पर अट्रैक्शन लगाएंगे, इजीली वेपर नहीं बनने देंगे, इजीली वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम होगा, वॉल्यूम का चेंज जितना होना चाहिए उससे कम होगा। डेल्टा वी लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो। और ये है नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। ग्राफ बता देता हूं। ग्राफ पहले तो कैसा मिलना चाहिए? राउल्ट के लॉ के हिसाब से ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है बेटा, ग्राफ चेंज होता है, ऊपर की तरफ फूला हुआ मिलता है। कैसा मिलता है बेटा? ऊपर की तरफ फूला हुआ ग्राफ। नेगेटिव डेविएशन में राउल्ट का ग्राफ क्या था? ये वाला। लेकिन जब वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो फिर ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ, जितना होना चाहिए उससे कम। क्लियर है? एमसीक्यू करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। Which of the following is non-ideal solution? Phenol plus aniline, benzene plus toluene, N-hexane plus N-heptane, bromoethane plus chloroethane. Phenol plus aniline बेटा, अभी एग्जांपल देखा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मिलेगा हमें फिनॉल प्लस एनिलीन। अगर ना भी मिले तो आप क्या कर सकते हो? लॉजिक लगाओ। कैसा लॉजिक? बेंजीन प्लस टोल्यूइन, N-हेप्टेन प्लस N-हेक्सेन एंड ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, क्या वो मौजूद है? ये देखो ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, वो भी आइडियल सॉल्यूशन है। तो बचा कौन सा फिर? फिनॉल प्लस एनिलीन, जो कि कैसा होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। Which of the following is appropriate for the solution made by mixing acetone and carbon disulfide? पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसका एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। अप्रोप्रिएट पूछा है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन नहीं हो रहा है। लेस देन नेगेटिव डेविएशन में होता है ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट है। राउल्ट का लॉ तो आइडियल सॉल्यूशन जे होए आदर्श द्रावण वो फॉलो करता है, बराबर। गुजराती मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रखना है, आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श द्रावण। लिख देता हूं मैं आपके लिए, आदर्श द्रावण, बराबर। नॉन आइडियल मतलब बिन आदर्श द्रावण। पॉजिटिव डेविएशन मतलब धन विचलन,
नेगेटिव डेविएशन मतलब ऋण विचलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिक्सचर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट। फिर से पूछा पॉजिटिव डेविएशन बेटा धन विचलन कौन दिखाता है? फिनॉल प्लस एनिलीन दिया, इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस, एग्जांपल देख लेते हैं। एसीटोन प्लस इथेनॉल पहला लिखा हुआ है, मिल गया, केसी कंप्लीट हो गया, ये तो इजी पीजी है। एजियोट्रोप क्या होता है बेटा? सुनना ध्यान से, समझाता हूं मैं आपको। मान लो आप एक गिलास पानी लेते हो, क्या लिया आपने? एक गिलास पानी, उसके अंदर नमक डालो, नमक पानी में डिजोल्व हो जाएगा, अच्छे से मिक्स कर दो, उसको धूप में रख के आ जाओ। 5-6 घंटे बाद जब आप जाओगे आपको एक चीज पता चलेगी। क्या पता चलेगा? धूप में रख के अगर आप पानी को आ गए हो तो 5-6 घंटे बाद पानी जो है वो वेपराइज हो चुका होगा, गायब, नमक वहीं का वही होगा। क्यों? क्योंकि जिस रेट से पानी वेपर बनाता था उसी रेट से नमक वेपर बना पाया, उसके कारण पानी चला गया, नमक नहीं। लेकिन अगर दोनों सेम रेट से वेपर बनाते तो क्या होता? दोनों एक साथ गायब होते। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन फेज, लिक्विड फेज में उसके कंपोनेंट का जो रेशियो है, वेपर बनने के बाद वेपर फेज में भी कंपोनेंट का रेशियो अगर सेम मिलता है, मतलब कि उनका वेपराइजेशन सेम रेट से होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा, एजियोट्रोप, गुजराती में भी शायद एजियोट्रोप ही लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि अ सॉल्यूशन which has same component ratio in both liquid and vapor phase જે દ્રાવણમાં ઘટકોનું પ્રમાણ પ્રવાહી પ્લસ વાયુ બંને અવસ્થામાં સરખું મળે છે, उसको एजियोट्रोप बोलते। सिंपल है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और अगर सॉल्यूशन बनाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। निम्नतम अब बॉइलिंग पॉइंट को, तो बॉइलिंग को तो क्या बोलते हैं मुझे भी सोचना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? मैं यहां पर बॉइलिंग ही लिख देता हूं, निम्नतम बॉइलिंग एजियोट्रोप, महत्तम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बराबर। चलो अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से वास्ट पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, वास्ट पॉजिटिव डेविएशन, खूब ज धन विचलन, ये बनाते मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ऐसे सॉल्यूशन जो वास्ट नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट के लॉ से, खूब ज ऋण विचलन, वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, उदाहरणों।
जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का एग्जांपल है 68% HNO3 एंड 32% H2O। उसके बाद मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर, बराबर। तो ये सारे उसके एग्जांपल। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको फोकस करना है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन N2 moles of solute। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है, एवी प्रॉपर्टी के जे द्रव्यना मोल पर आधार रखे। 4 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। गुजराती में भी मैं उसका नाम लिखूंगा, बराबर, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बाष्प दबाणમાં થતો सापेक्ष घटाड़ो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उत्कलन बिंदु उन्नयन। यस, बॉइलिंग पॉइंट का हमें पता चलेगा, उत्कलन बिंदु। बॉइलिंग मतलब उत्कलन, बराबर। इसका मतलब होता है उत्कलन बिंदु उन्नयन। इसका मतलब होता है ठार बिंदु अवनयन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर हम कल पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हमें नहीं। RLVP बहुत सिंपल है, सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं एक लिक्विड ले रहा हूं, ले लिया लिक्विड, ये मेरा सॉल्वेंट है, द्रावक। अभी इसका वेपर प्रेशर P10 है। फिर मैं बना दे इसके अंदर सॉल्यूट डाल देता हूं। ओके, सॉल्यूट यहां पर पिंक कलर का डाल देते हैं, मस्त डाल दिया। अब ये बन गया सॉल्यूशन, द्रावण। अब इसका वेपर प्रेशर है P1, तो वेपर प्रेशर चेंज हुआ होगा। मैंने आपको बताया प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बाष्प दबाण मैक्सिमम, फिर जब द्रावण बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्वेंट का बाष्प दबाण वेपर प्रेशर कम होता है, कम हुआ है। P10 इज ग्रेटर देन P1, पता ही है सबको। कितना कम हुआ है भाई? तो डेल्टा P निकाल लो, P10 माइनस P1। इसको कहते हैं बाष्प दबाणમાં થતો घटाड़ो, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? पहले कितना था उसके मुकाबले कितना कम हुआ, पहला કેટલું હતું એના પ્રમાણે કેટલું ઓછું થયું। इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बाष्प दबाणમાં થતો सापेक्ष घटाड़ो RLPP किसके बराबर होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन के बराबर। किसके बराबर होता है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, द्रव्यना मोल अंशना बराबर हो। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। X2 क्या होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2। मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत होता है, द्रावक बहु जैसे, सॉल्यूट कम होता है, द्राव्य ओछो हसे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर देंगे? If N1 is very greater than N2, then ignore N1 is almost equal to N1 plus N2। डन है। P10 माइनस P1 अपॉन P10। X2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? N2 बाय N1। सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट के मोल, द्राव्य ना मोल भाग्या द्रावक ना मोल। मोल क्या होता है? मास बाय मोलर मास। मोल शू है? दड़ भाग्या मोलर दड़। तो लिख देता, बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर से फट 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 हम क्या कर सकते हैं? सभी MCQs को सॉल्व कर सकते हैं।
बराबर। यहाँ पर पीछे एमसीक्यूज आएंगे, उसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल है। फिर से एक ग्लास लिया मैंने, उसके अंदर पानी डाला। आप कहते हो सर पानी क्यों डालते हो हर बार? दो रीजन है, पहला सस्ता है, दूसरा हर जगह अवेलेबल है, तो उसी को डालेंगे, वही हमारा अच्छा सॉल्वेंट है। बाकी सारे सॉल्वेंट महंगे हैं, हर जगह मिलते नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बराबर। चलो सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर H2O। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? बीपी कितना होता है वाटर का प्योर फॉर्म में? उत्कलन बिंदु કેટલું થાય પાણીનું પ્યોર ફોર્મમાં? 373.15 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो मंजूर? यस सर मंजूर। फिर इसके अंदर मैं नमक डाल देता हूं, बराबर। येलो कलर का नमक है, मतलब शुद्ध नहीं है, मिलावट वाला है, कोई दिक्कत। अब इसको बॉईल करूंगा सॉल्यूशन बनाने के बाद। क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं। अगर ये बीपी 0 है तो इनिशियल बीपी या बीपी क्या टीबी ही बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट टीबी 0, टीबी 0। अगर इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट टीबी 0 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी है, देन टीबी विल बी ग्रेटर देन टीबी 0। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। क्या किया जाए? सिंपल है। कितना बढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? उत्कलन बिंदु उन्नयन કેટલું થયું? डेल्टा टीबी જેટલું, टीबी माइनस टीबी नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलालिटी। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलालिटी बेटा। मोलालिटी हटेगा, केबी लग जाए। केबी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या है बेटा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। उसके लिए एक और नाम है बेटा गुजराती में, मोलल उन्नयन अचड़ांक। मोलल उन्नयन अचड़ांक। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर कट बात है। इसी फॉर्मूला से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, बराबर। चलो इसके लिए एक और भी बोला जाता है, इसको यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इफ मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.05, एम दे दिया बेटा 0.05। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी दे दिया बेटा 0.16 केल्विन। बोला केबी ढूंढो। ओहो कितना इजी है बेटा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी इक्वल टू हो गया डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम। डेल्टा टीबी कितना है? 0.16। एम कितना है? 0.05। 3.2। खत्म केस, 0 0। एक और ट्राई करते हैं। व्हाट विल बी दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलालिटी दे दिया 1, केबी दे दिया पानी का 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी, ये जो हमारा यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है वाटर का, कभी कभार देते कभी कभार नहीं देते हैं, तो याद रखना है पहले से ही, चाहे दे ना चाहे ना दे। फॉर H2O पहले से याद रखना है ताकि आगे जाके दिक्कत ना। ओके तो डेल्टा टीबी कितना मिलेगा? एम इंटू के बी। डेल्टा टीबी भी मिलेगा 0.52। अब बोला है कि सॉल्यूशन बनने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट उत्कलन बिंदु કેટલું હશે? तो अब यहां पर वाटर का सॉल्यूशन है और वो भी केल्विन में मांगा, ठीक है, केल्विन में। तो वाटर का केल्विन में कितना होता है? 373.15। ये प्योर फॉर्म में होता है टीबी 0। उसमें डेल्टा टीबी ऐड कर दो तो तुमको टीबी मिल जाए। कितना ऐड करना है? 0.52। तो 373.67। क्लियर कट बात है, सिंपल सी बात है। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओहो
अभी सुनो, फिर से वही स्टोरी है, ग्लास लिया, पानी डाला, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, TF 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन। सॉल्यूशन बना दिया मैंने, मान लो अंदर कुछ तो डाला, सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनने के बाद TF कितना होगा, लेस देन TF 0 हो जाएगा। कितना चेंज आया, डेल्टा TF 0 माइनस डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठार बिंदु अवनयन, बराबर सेम टू सेम m से प्रोपोर्शनल है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू m। KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठार बिंदु अथवा तो मोलल अवनयन अचड़ांक, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पानी का याद रखें, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये भी बन गया हमारा। थोड़े से MCQ करते हैं। 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो पहले तो इससे तुम मोलालिटी निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो, बराबर। मोलालिटी स्मॉल m, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट kg। मोल की जगह मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोलालिटी का फॉर्मूला है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का दे दिया, मतलब हमको दे दिया है KF। कितना फ्रीजिंग पॉइंट चेंज है, डेल्टा TF भी दे दिया है। मोलर मास M2 ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, तो रिलेशन लगाते हैं भाई, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, मतलब डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय W2 ऑन M2 W1। M2 ढूंढना है, M2 को सब्जेक्ट बनाओ, KF मल्टीप्लाई बाय W2 डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय W1 kg। सारी वैल्यू रखेंगे। KF की कितनी, 5.12। मास कितना दिया, 1 ग्राम। बेंजीन 50 ग्राम, लेकिन kg में लेना है, kg में कितना हो जाएगा, 0.05। डेल्टा TF कितना मिला, 0.4। चलो फटाफट गिन के आंसर निकालेंगे। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं ताकि आंसर आ जाए फटाफट। 5.12 अपॉन 0.4 अपॉन 0.05, 256, खत्म। डन। इजी है कि नहीं है, इजी है कि नहीं है, ओके। तो चलो एक बार आज क्या क्या पढ़ा, हेनरी का लॉ पढ़ा। हेनरी क्या कहता है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, खत्म। राउल्ट का लॉ पढ़ा। राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट कहता है भाई बात ऐसी है, जब दो लिक्विड को मिक्स करते हो, दोनों वेपर बनाते हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर विल बी PA प्लस PB, जहां पर PA क्या है, PA नॉट इंटू XA प्लस PB क्या है, PB नॉट इंटू XB। एक और चीज राउल्ट ने बोली, मोल फ्रैक्शन अगर आपको वेपर फेज में चाहिए, वाष्प अवस्था में जो तुमने मोल अंश જોઈએ तो PA अपॉन PT, YB इक्वल टू PB अपॉन PT। उसके बाद हमने पढ़ा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इक्वल टू X2। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहीं पर खत्म कर देते। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। बचा क्या, ऑस्मोसिस और दूसरा अभिसरण। ऑस्मोसिस मतलब बेटा अभिसरण, बराबर। और दूसरा हमारा बचा वांट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म। डन है, तो ऑल दी बेस्ट। मस्त प्रिपरेशन करनी है,
याद रखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रैक्टिस शीट दी गई है, उसमें से जितने टॉपिक पढ़े उसके एमसीक्यू सॉल्व कर देने हैं फटाफट। क्लियर? तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।